सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज़। यहाँ पर हम वोकैब को पिक्चर के थ्रू कुछ निमोनिक्स के थ्रू याद करते हैं। जैसा कि हमें पता है एसएससी एग्ज़ाम इट इज़ अराउंड द कॉर्नर और नए नए वोकैब पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स वोकैब अब नहीं पूछे जा रहे हैं, तो हमें अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। वोकैब को अपने अंदर दिलो जान में बसाना पड़ेगा, और वो हम कैसे करते हैं, पिक्चर के थ्रू या फिर किसी निमोनिक्स बना के या सेंटेंसेस के थ्रू। देखा जाता है जिसका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होता है उसका इंग्लिश काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि पैराग्राफ काफ़ी अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर सकता है, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है, रीडिंग हैबिट वो बना सकता है अगर उसकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एनाग्राम। एनाग्राम जो है वो हम काफ़ी सॉल्व करते हैं रीजनिंग में, जिसमें हमें इस तरीके का कुछ 4 लेटर दे दिया जाता है और इससे हमें वर्ड बनाना होता है। जैसे ये सीजिल का एग्ज़ाम था 2023 मेंस का, जिसमें ये वर्ड आया था OKYE, जिसमें हमें जंबल वर्ड हमें वर्ड बनाने थे। अब एक वर्ड योग तो बन गया, सब ने 1 टिक करके आए थे, लेकिन एसएससी ने बोला नहीं नहीं रुको रुको, ऐसे कैसे, 2 वर्ड होते हैं। ये टर्किश डिक्शनरी में ओकी डोकी एक शब्द है जिससे हमने ओकी लिया है। तो खैर ये लोग तो कुछ भी करते हैं। एनाग्राम का मतलब होता है कि अ वर्ड और ए फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड। जैसे अर्थ, हार्ट भी होता है, बिलो इसको चेंज करके एल्बो भी बना सकते हैं, हॉर्स को शोर भी कर सकते हैं। 11+2 इज़ 12+1, दोनों का मतलब 13 ही होता है ऑलमोस्ट। तो 11+2 और 12+1 एक तरीके से लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम एनाग्राम बोलते हैं। ऑलराइट, सो एनाग्राम को हम ऐसे याद करेंगे। इसको ये तो हमें पता ही होना चाहिए एनाग्राम का मतलब क्या होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ एनालोगस। एनालोगस को याद करने का सही तरीका है कि एना जो है वो लोगो बना रही थी और वो सिमिलर बना, किसी और ने वो लोगो पहले से बना रखा था। सिमिलर को बोलते हैं एनालोगस। कंपेरेबल है ना, ये धूम 2 का ये एक अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो ऋतिक रोशन कैसे ऐसे अलग अलग भेस में चला जाता है और चोरी करता है ना। एनालोगस इसी को बोलते हैं कि सिमिलर तरीके के। अभी जैसे इलेक्शन कमीशन का वोट चोरी का कुछ चल रहा है ना, वैसे ही अभी कैसे रील चल रहा है बीजेपी वाले, पहले मध्य प्रदेश में यहाँ ऐसे बन के इलेक्शन में वोट डालते हैं, फिर राजस्थान में ऐसा बन के जाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा बन के जाते हैं ना, एक बढ़िया रील बना चला था। और सिमिलर और कंपेरेबल एनालोगस का मतलब होता है स्लीप हैज़ ऑफन बीन थॉट एज बीइंग इन सम वे एनालोगस टू डेथ। इसका मतलब जब हम सोते हैं तो एक तरीके से वो डेथ के समान है ना, उसको सिमिलर तरीके से देखा जाता है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, और जो मरे हुए लोग होते हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं, है ना। तो फिर एक तरीके से उसको डेथ और स्लीप को एनालोगस सिमिलर तरीके से देखा गया है। तो एनालोगस को याद करने का तरीका क्या है, एना ने, एक एना नाम की लड़की है, उसने लोगो बनाया और वो सिमिलर था, उसको वो लोगो पहले बन चुका था। ऑलराइट, सो एनालोगस ऐसे याद हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनार्की। एनार्की का एक सीधा शब्द है नर्क से, याद करो नर्क। एनार्की का मतलब नर्क हो गया। देखो ये क्या हो गया यहाँ पे, बिल्कुल डिसऑर्डर की सिचुएशन, केओस फैल गया है यहाँ पे, टर्मोइल आ गया है, डिसऑर्डर आ गया है, हॉस्टिलिटी मतलब लोग बिल्कुल आक्रामक हो चुके हैं, इसको बोलते हैं एनार्की। पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड वायलेंस, लॉलेसनेस है ना, जहाँ पर कोई भी संविधान नहीं है, जहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहाँ अराजकता फैल गई है, उसको एनार्की बोलते हैं। जब भी एनार्की आती है तो नर्क जैसा सिचुएशन बन जाता है। तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद कर लेंगे। सिनोनिम टर्मोइल, केओस, डिसऑर्डर, हॉस्टिलिटी, इनमें से कुछ पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ एनाटोमी। अब एनाटोमी के 2 मीनिंग होते हैं। एक एनाटोमी का मतलब मेडिकल सेंस में होता है, जिसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, है ना, और एनिमल या फिर अदर लिविंग बींग्स। मतलब ये हम अगर किसी के बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसको एनाटोमी बोलते हैं। एक एनाटोमी का ये भी मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को निस्ता नाबूद कर दें, मतलब उसको इतने अच्छे तरीके से उसको समझ जाएं, इतने अच्छे तरीके से उसका नोट्स बना लें या कुछ ऐसा कर लें, उसको भी एनाटोमी बोलते हैं।
तो जैसे अगर मैं देखूँ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इसको भी बोलते हैं हम एनाटॉमी करना, कि एनालिसिस कर लें किसी का, एग्जामिनेशन करें किसी कम्प्लेक्स सब्जेक्ट का, अगर वो करते हैं तो उसको भी हम एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो डॉक्यूमेंट्री प्रोवाइडेड अ ब्रूटल एनाटॉमी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ द पॉलिटिकल डायनेस्टी। इसका मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्री एक पिक्चर जो भी बनाई है उसने एक ब्रूटल एनाटॉमी, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, ब्रूटल मतलब घातक होता है, बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, एनाटॉमी मतलब एनालिसिस किया, ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ पॉलिटिकल डायनेस्टी, मतलब कोई पॉलिटिकल जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ठीक है, तो इनका राइज कैसे, इनका उदय हुआ और कैसे इनका फॉल हुआ, इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, यानी ब्रूटल एनाटॉमी इसको भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड ऐसे आप याद कर लो एनाटॉमी को। एनाटॉमी का दो मतलब होता है, मेडिकल मतलब अलग होता है, और दूसरा नॉर्मल जो हम जनरल इंग्लिश में अलग तरीके से इससे बात करते हैं। नेक्स्ट इज़ एनाइल। एनाइल यानी एन इल वुमेन के तरीके से, एन इल, लेकिन ये सिर्फ औरत के लिए लगता है, ठीक है, तो एनाइल सिर्फ एक औरत के लिए लगता है, लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन। इस तरीके की कोई वुमेन है उसको हम एनाइल बोलते हैं, हमारी दादी जी, हमारी नानी जी एनाइल बोल सकते हैं उनको। ऑलराइट, एन इल वुमेन के तरीके से आप इसको याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी का मतलब तो बहुत ही आसान शब्द है वैसे, ये आप सबको पता होगा कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हेट्रेड, इल विल और हॉस्टिलिटी। जैसे ये लोग जो पहली बार मिले थे तो कैसे ऐसे लड़े थे ये लोग, है ना, एनोम, इसी का मतलब होता है एनिमोसिटी। एनिमिटी हो, एक्रीमनी, जब मैं पहले शब्द पढ़ा था एक्रीमनी का मतलब दो फाइट हो, जैसे मैंने बताया था ना कि माँ और मम्मी और पापा के बीच में हर संडे को एक्रीमोनियस टॉक्स होते हैं, मतलब झगड़ा होता है हर संडे को जब पापा घर में रहते हैं। एंटागोनिज़म एक मूवी का शब्द है, जैसे प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं जो मूवी का एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, और एंटागनिस्ट यानी जो विलन को एंटागनिस्ट बोलते हैं। बिटरनेस मतलब रिश्तों में खटास आ गई है। एनिमोसिटी ऐसे रिश्तों में आती है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक आ गया, हेट्रेट आ गया। ही फेल्ट नो एनिमोसिटी टुवर्ड्स हिज क्रिटिक्स। जो भी उसकी आलोचना करता है उससे उसकी कोई भी उससे वो डिसलाइक उसको नहीं करता, उसको वो हेट नहीं करता अपने क्रिटिक्स को जो भी उसकी निंदा कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ऐसे एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेट्रेड, है ना, इजी टर्म है, सबको पता होगा ये। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनियल। अनियल का मतलब होता है कि आप क्या करते हो कि किसी चीज़ के ब्रिटलनेस को, यानी जो चीज़ टूट सकता है उसको टफनेस, उसके टफनेस को आप इम्प्रूव करते हो। हम एनियल कैसे करते हैं, मोस्टली ये ब्लैक स्मिथ वाला टर्म है। जैसे कि किसी लोहे को ऐसे गर्म किया, इसको पहले तो लिक्विड फॉर्म में ऐसा बना दिया और फिर उसको सॉल्ट यहाँ पर पानी में डुबाया, तो क्या करता है कि वो हार्ड हो जाता है काफ़ी, है ना। तो हीट और कूल करके किसी के ब्रिटलनेस, किसी जो टूटने वाली वस्तु होती है उसके टफनेस को इंक्रीज़ करना, उसको एनील बोलते हैं, है ना। मेंटल टफनेस को भी बढ़ाना अनीलिंग करना बोलते हैं। आफ्टर ग्लास इज़ अनील्ड इट विल बी लेस सब्जेक्ट टू चिपिंग एंड क्रैकिंग। मतलब एक बार जब ग्लास को हमने ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दिया हीट और कूल करके, अब वो चिप या क्रैक नहीं होगा। ऑलराइट, अनील का मतलब कि किसी ब्रिटल चीज़ को हम उसको स्ट्रॉन्ग बना दे बाय हीटिंग एंड कूलिंग। फिजिक्स का कोई टर्म है ये। नेक्स्ट वन इज़ एनहाइलेट। एनहाइलेट का मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, है ना, एकदम हिला कर रख दिया। एनहाइलेट में हिला आता है ना, हिला कर रख दिया, ऐसा बम गिरा कि भाई धुआं धुआं हो गया, देखो इस तरीके से, है ना। डेमोलिश कर दिया, एक्सटर्मिनेट कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया, लिक्विडेट कर दिया, इन सब का मतलब होता है कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। जो ह्यूमन रेस हैज़ इनफ वेपन्स टू एनहाइलेट इटसेल्फ। ये है ना, आप जो भी सेंटेंसेस है इसको याद रखा करो, ठीक है, ये याद रखोगे ना तो जो आपका जब भी आएगा सिनोनिम या एंटोनिम आएगा तो वो आराम से आप कर ले जाओगे। एनहाइलेट एक काफ़ी इजी शब्द है, हमने काफ़ी बहुत बार सुना है। द ह्यूमन रेस हैज़ इनफ वेपन्स टू एनहाइलेट इटसेल्फ। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन रेस के यानी कि हम लोगों के पास इतने अच्छे वेपन्स हैं कि हम अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं उससे। न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, उससे हम अपने आप को ही ख़त्म कर सकते हैं। तो एनहाइलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ एनोटेट। एनोटेट का मतलब ये मान के चलो कि ऐड ए नोट, ठीक है।
एनोटेट का मतलब होता है हम किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन लिख दें, कहीं किसी चीज़ का कमेंट लिख दें, उसके बगल में कोई ऐसे स्टिकी नोट बना के ऐसे रख दें, उसको बोलते हैं एनोटेट कर दिया। मतलब उसके उसके बारे में कुछ लिख दिया। जैसे मैप में एनोटेशन होता है, यहाँ पर देखो कंबोज है, गंधार है, सही से दिख नहीं रहा होगा, कोसाला है ना, कुरु है। मतलब इस जगह का नाम है कोसाला, तो इसको हमने एनोटेट कर दिया, एक नाम दे के एनोटेट कर दिया, यानी कि एक्सप्लेनेशन या कमेंट अपना देना। ही एनोटेटेड द हिस्टोरिकल मैप विथ लोकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट बैटल्स। ठीक है, तो उसने क्या किया कि हिस्टोरिकल मैप को एनोटेट कर दिया, मतलब उसके ऊपर ऐसे लिख दिया कि उसके लोकेशन क्या थे और उसके इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में लिख दिया। कमेंट होता है, कॉन्स्ट्रू होता है, इलुसिडेट का मतलब होता है कि राइट इट क्लियरली, इंटरप्रेट का मतलब होता है कि उसको एक्सप्लेन करना या फिर उसको समझाना अपने तरीके से। ठीक है, तो एनोटेट को हमको कैसे याद करना है कि ऐड ए नोट। हम ऐड ए नोट कहाँ करते हैं, जो चीज़ हमको याद नहीं होता उसका हम एक्सप्लेनेशन डालने के लिए एक नोट डालते हैं। एनोटेट, ऐड ए नोट। ठीक है, तो गिव एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनोरेक्सिक। एनोरेक्सिक का मतलब होता है कि आप खाना पीना छोड़ दो। ठीक है, क्यों 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 खाना, मतलब ये डर है एक तरीके से लोगों के कि अगर वो थोड़ा सा भी खाएंगे ना तो उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हमने जोकर मूवी आई थी, इस बंदे ने, ये बंदा ऐसा था, जोकर मूवी के लिए ऐसा हो गया। राजकुमार राव की एक पिक्चर आई थी जिसमें वो लिफ्ट लिफ्ट नहीं, जिसमें वो एक घर देखने जा रहा होता है और फ्लैट में फंस जाता है, जो कि बहुत ही ऊपर फ्लोर 35th या किसी फ्लोर पे तो होता है। तो वो देखो मतलब अपने आप को एनोरेक्सिक बनाता है, वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। तो एनोरेक्सिक का मतलब होता है कि रिफ्यूज़ टू ईट फॉर फियर ऑफ पुटिंग ऑन वेट। वज़न बढ़ने की वजह से, वज़न बढ़ने के डर से आप एनोरेक्सिक हो जाते हैं। मतलब आपको डर हो जाता है कि आप कुछ भी खाओगे तो वज़न आपका बढ़ जाएगा, उसको एनोरेक्सिक बोलते हैं। तो हमने ऐसे ये फोबिया है एक तरीके से, है ना। फोबिया जो है हमने 3-4 याद किए थे। हमने एग्लोफोबिया याद किया था, एग्लोफोबिया। हमने एक्रोफोबिया याद किया था, है ना। हमने अमैक्सोफोबिया याद किया था, अमैक्सोफोबिया। तो एग्लोफोबिया कैसे याद किया था कि एलजेब्रा से हमें दर्द होता है, तो पेन, फियर ऑफ पेन, जिसको दर्द होने से डर लगता है उसको एग्लोफोबिया कहते हैं। एक्रोफोबिया था कि क्रो जो है वो नीचे उड़ता है, ज़्यादा ऊंची हाइट पे नहीं उड़ता क्योंकि उसको डर लगता है, तो फियर ऑफ हाइट्स को एक्रोफोबिया बोलते हैं। अमैक्सोफोबिया कैसे याद किया था कि मैक्स मैक्स स्पीड, मैक्स मैक्स स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम, या अमैक्सो से टैक्सी भी बन रहा था कुछ। तो अमैक्सोफोबिया सा था कि जिसको कार चलाने से डर लगता है, या कि यानी कि ये स्पीड से डर लगता है जिसको, तो उसको अमैक्सोफोबिया। और एनोरेक्सिक भी याद कर लेंगे इस तरीके से कि जिसको वज़न के बढ़ने से डर लगता है उसको एनोरेक्सिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, शी वुड लुक बेटर इफ़ शी पुट ऑन अ लिटिल वेट दैन शी कंटिन्यूज़ टू रिमेन एनोरेक्सिक। यानी कि वो अच्छी लगेगी अगर वो थोड़ा सा वेट गेन कर ले, रादर दैन शी कंटिन्यूज़ टू रिमेन एनोरेक्सिक, मतलब वो खाए ना वज़न बढ़ने के डर से। तो एनोरेक्सिक मतलब वज़न बढ़ने का डर। अगला है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो और पोलॉजिस्ट, एंथ्रो का मतलब ही होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है कि ह्यूमन, है ना। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। तो ह्यूमन के बारे में ही लॉजिस्ट, यानी पढ़ने से जो ह्यूमन के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो दिल के बारे में, दिल का डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो जो मैनकाइंड के बारे में पढ़ता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड को कैसे याद करना है। एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब जिसका ह्यूमन मतलब जैसा उसका शेप होता है, उसका अपीयरेंस ह्यूमन जैसा हो गया, जैसे मंकीज़, गोरिल्लाज, चिंपैंजीज़, ये एक तरीके से एंथ्रोपॉइड्स ही हैं। ठीक है, एंथ्रोमॉर्फिक, इथोनोलॉजिक, इसका मतलब जो थोड़ा ह्यूमन टाइप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। ऐसे 2 हाथ जैसे हमारे हैं, पैर हमारे जैसे, ठीक है, चलते हमारे जैसे हैं, वैसे चिंपैंजीज़ वगैरह, तो इनको एंथ्रोपॉइड बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपॉइड, ये 2 शब्द हमने याद कर लिया इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटीपैथी। एंटीपैथी को हमको कैसे याद करना है, देखो, एंटीपैथी, है ना, पति के अगेंस्ट अगर इल फीलिंग आ जाए तो उसको एंटीपैथी बोलते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग और रूटेड डिसलाइक, अवर्जन। मतलब अवर्जन का मतलब भी होता है, अवर्जन भी याद कर लेंगे एंटीपैथी के साथ ही, कि जिसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक आ रहा है हमें, ठीक है, किसी से नफ़रत हमको हो रही है,
उसमें उसको हम एंटीपैथी बोलते हैं। ठीक है। हिज प्रोफेशनल जजमेंट वॉज कलर्ड बाय हिज पर्सनल एंटीपैथीज, मतलब उसके जो पर्सनल जो भी उसको डिसलाइक करता था किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के लिए अवर्जन था उसको, उससे उसका जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो कलर्ड का मतलब कि वो दूषित हो गया, मतलब वो सही से जजमेंट नहीं ले पाया। अब एंटीपैथी के कुछ टर्म्स हैं जैसे अबॉरेंस, एनिमोसिटी, एंटेगोनिज्म, अवर्जन, है ना। तो ये शब्द, एवर्जन का मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एंटेगोनिज्म का मतलब जो विलन को बोलते हैं एंटेगोनिज्म, एनिमोसिटी जो हमने अभी भी टर्म पढ़ा है, एनिमोसिटी का मतलब ही एंटीपैथी होता है, यानी कि फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, है ना। एबहोरेंस का मतलब भी होता है अबहोर करना, मतलब आई अबहोर यू, आई डोंट लाइक यू। ठीक है। तो एंटीपैथी, स्ट्रॉन्ग रूटेड डिसलाइक। नेक्स्ट वर्ड एंटीक्वेरियन। एंटीक से इसको याद रखना है, द वन हु स्टडीज़ डील्स विथ एंटीक। ठीक है। तो एंटीक से हमको इसको एंटीक्वेरियन को याद रखना है। ऑलराइट। तो फिर ही सोल्ड हिज रेयर कलेक्शंस टू एन एंटीक्वेरियन बुक सेलर हु स्पेशलाइज्ड इन 17th सेंचुरी टेक्स्ट। इसका मतलब कि उसने अपने रेयर कलेक्शंस को एक ऐसे इंसान को बेचा जो एंटीक्वेरियन बुक सेलर था 17th सेंचुरी टेक्स्ट को, मतलब कि वो एंटीक्स में डील करता था, वो एंटीक बुक्स को रखता था, है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये रखा हुआ है, ये इंसान यहाँ पर है, पीछे कितने सारे एंशियंट बुक्स रखे हुए, उसको कैटलॉग करता है। ठीक है। तो एक और सेंटेंस हम देखते हैं, हर पैशन फॉर हिस्ट्री लेड टू करियर एज एन एंटीक्वेरियन कैटलॉग इन एंशियंट आर्टिफैक्ट्स फॉर ए म्यूजियम। ऑलराइट। सो एंटीक्वेरियन का मतलब वो जो एंटीक्स में डील करता है, उसका जो हिस्ट्री का जो पैशन था, उसने एक करियर बना लिया अपना एंटीक्स में डील करने के लिए। ठीक है। एक म्यूज़ियम के अंदर। ऑलराइट। एंटीक्वेरियन, एंटीक, ऐसे याद करना है इसको। नेक्स्ट वर्ड इज एंटीथेसिस। देखो, आंटी का थीसिस, इसको एंटीथेसिस बोलते हैं। आंटी हम लोगों को जो भी बोलती हैं उसका हम अपोजिट ही करते हैं ना। 4 बजे से पहले खेलने मत जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, ठीक है। दूसरों से कंपेयर करती हैं, हाँ वो देखो फलाने के लड़के ने ये कर दिया, शर्मा जी के बेटे ने ये कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आंटी की थीसिस होती हैं, जो कि हमें पसंद नहीं होती, हमें एग्जैक्ट अपोजिट ही अच्छा लगता है उसका। एंटी का मतलब ये होता है कि उल्टा करना कुछ, थीसिस का उल्टा करना, आंटी के थीसिस का उल्टा करना, ऐसे करके मैंने तो याद कर रखा है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक परफेक्ट लाइन है ये एंटीथेसिस का। ठीक है। हार के जीतने वाले को, जो हार गया फिर भी वो जीत रहा है कुछ ना कुछ, इसको एंटीथेसिस बोलते हैं, एग्जैक्ट ऑपोजिट। हर एक्सप्लोसिव टेम्पर वॉज द कंप्लीट एंटीथेसिस ऑफ हर काम एंड कलेक्टेड सिस्टर। ठीक है। मतलब कि उसका 2 बहनें हैं, उनमें से एक का एक्सप्लोसिव टेम्पर है और वो कंप्लीट उल्टा है उसकी दूसरी बहन का, जो कि काम एंड कलेक्टेड है, जो कि सिंपली मतलब ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करती है, दूसरी वाली काफ़ी झगड़ा करती है। मतलब दोनों में एंटीथेसिस है, अपोजिट हैं एक दूसरे के। फॉर पॉलिटिशियन न्यू टैक्स प्लान वॉज द एंटीथेसिस ऑफ इकोनॉमिक फेयरनेस। यानी कि जो पॉलिटिशियन था उसने पहले बोला था कि इकोनॉमिक फेयरनेस लाएंगे हम, समाज में जो पैसे हैं, जैसा भी मतलब इकोनॉमी है वो बराबर बराबर बटेगा सब में। ठीक है। सबके पास उतना धन होगा। लेकिन जो नया टैक्स के प्लान लाया वो ऐसा लाया कि इकोनॉमिक फेयरनेस रहा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब इनकम जो है बहुत ऊपर नीचे, किसी का इतना है, किसी का इतना ज़्यादा है, किसी का इतना ही कम इनकम है। ऑलराइट। सो एंटीथेसिस को ऐसे याद करना है, आंटी का थीसिस कम एग्जैक्ट अपोजिट, जो भी आप बोल रहे हैं उसका एग्जैक्ट अपोजिट करना, हिपोक्रेट की तरह बात करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ अपार्थीड। तो अपार्थीड, इसको अपार्ट हाइड, अपार्ट टाइड। ठीक है। ऐसे याद करना। जैसे जो टाइड होता है वो लो टाइड होता है और हाई टाइड होता है, दोनों एक साथ तो होता नहीं है। ठीक है। लो टाइड भी आता है, हाई टाइड भी आता है, मतलब दोनों में एक सेग्रीगेशन होता है। अपार्ट हाइड मतलब एक दूसरे को सेपरेट करो और छुपा दो। तो अपार्ट ईद का मतलब होता है कि जैसे कि आर्टिकल 15 का एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें ये बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और वो भी एक ब्राह्मण है। तो ये कहता है नहीं नहीं सर, वो बड़े वाले ब्राह्मण हैं, आप छोटे वाले ब्राह्मण हैं। तो कहता है कि भाई अच्छा ठीक है, तुम कौन हो? तो कहता है मैं जाट हूँ। कहता है तुम कौन हो? कहता है मैं कायस्थ हूँ, मैं अलग आता हूँ। ये कहता है तुम कौन हो? तो कहता है मैं पासी हूँ। ठीक है।
तो इस तरीके का मतलब जो सेग्रीगेशन करना, पॉलिटिकल सेग्रीगेशन ऑन द बेस ऑफ रेस। तो मुझे तो अपार्टहीड जो वर्ड है वो तभी इसी मतलब रील से याद आ जाता है। ये रील अगर आपको देखना हो तो देख लेना। तो इसको अपार्टहीड बोलते हैं। जैसे ये शब्द आए ये रील याद आ जाना चाहिए। अपार्ट अंटिल दे डाई, है ना। जैसे हिंदू का मुस्लिम से, सिख का जैन से, जीव्स का मुस्लिम लोगों से, या फिर क्रिश्चियन लोगों से, एक दूसरे को अपार्टहीड वहाँ फैला देना, मतलब कि पॉलिटिकली सेग्रीगेट कर देना उनके रेस को। इसको अपार्टहीड बोलते हैं। ऑल राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इस अफेजिया। अफेजिया का मतलब होता है कि लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, मतलब किसी का मेडिकल प्रॉब्लम है उस वजह से उसकी स्पीच चली गई है। तो इसको थोड़ा सा ये मॉकरी वे में है, सो ये फंस गया, है ना, कोई दिल पे नहीं लेगा, ये फंस गया, बोलते बोलते ये फंस गया, है ना। तो मेडिकल स्पीच, जैसे ये था बर्फ़ी, इसको इसको अफेजिया था। एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें इंसान बोल नहीं सकता है, ये फंस गया से अफेजिया। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड एपियरी। ये मैंने दोनों टर्म एक साथ लिए हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। जैसे एपियरी और एवियरी। ठीक है। एपियरी में हम लोग मधुमक्खियों को रखते हैं, एवियरी में हम लोग बर्ड्स को रखते हैं। ठीक है। आप कैसे याद करेंगे इन दोनों, क्योंकि है तो बिल्कुल सिमिलर सिमिलर साउंडिंग शब्द। तो इसको हमें याद करना है एवियरी को एविएशन से। एविएशन हवा में, आसमान में ज़्यादा ऊंचा कौन उड़ता है? बर्ड। माना चलो बीज भी उड़ते हैं, लेकिन हम लोग पंख होते हैं बर्ड्स के। एविएशन में मतलब क्या होता है कि पंख तो यार बीज के भी होते हैं, लेकिन आप समझ जाओ ना कि ज़्यादा ऊंचा आपको क्या लगता है कि यहीं उड़ते हैं ना, बर्ड्स ही उड़ते हैं। तो हमेशा एविएशन से एवियरी से एविएशन, एविएशन से बर्ड्स। ठीक है। तो हमें इस तरीके से याद कर लेना है। और ये जो है ये प्लेस है, ये एक जगह का नाम है जहाँ पर एपियरी, जैसे ये एपियरी है, देख रहे हो यहाँ कैसे बीज को रखा जाता है, यहाँ पे ये प्लेस है जहाँ इनको रखा जाता है। और ये एवियरी है, ये एवियरी में बर्ड्स को रखा जाता है, बड़ा होता है ना बर्ड्स को। तो एपियरी और एवियरी में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा आता है और बहुत बार आ चुका है। टीसीएस पुराने पैटर्न में भी पूछ चुका है और इस बार भी पूछेगा, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजिंग चीज़ें ही पूछता है एग्जामिनर। वो एपियरी लिख देगा और कहेगा कि बताओ, इसमें बर्ड भी डाल देगा। आप बोलोगे यार पढ़ा तो था एपियरी एवियरी, लेकिन क्या था ये नहीं पता। नेक्स्ट वन इज़ एपोस्टेसी, एपोस्टेट यानी ऑपोजिट स्टेट। एपोस्टेसी ऑपोजिट के से राइम करता है, एपोस्टेट भी ऑपोजिट से राइम करता है। एक नेगेटिव टर्म है जिसमें ये कहता है कि आप जो है अपने पॉलिटिकल या रिलीजियस बिलीफ या पॉलिटिकल पार्टी किसी चीज़ को ऐसे त्याग देते हो। ठीक है। वो रिनाउंस कर देते हो अपनी चीज़ों को, जो भी आपके रिलीजियस बिलीफ थे। सिद्धार्थ जो थे, गौतम बुद्ध, वो जो भी उनका हिंदुज़म में, शायद हिंदुज़म में ही पैदा हुए थे, और वो उन्होंने त्याग के और वो अपने इनलाइटनमेंट की खोज में निकल गए थे। ठीक है। तो उसको अपोस्टेसी बोलते हैं, स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ और योर पॉलिटिकल पार्टी। ये ओ माई गॉड वाली पिक्चर आई थी, अपोस्टेसी के ऊपर थी। ठीक है। ये नहीं मानता था, अथीस्ट था ये। ऑल राइट। सो मतलब एक जो तुम्हारा रिलीजियस बनी बनाई व्यवस्था है, एक जो समाज में जो भी मतलब जो सोच है, उस सोच से आप डाइवर्ट होके किसी और डायरेक्शन में चले जाओ, इसका मतलब आपने अपोस्टेसी कर दिया। लोगों को ये पसंद नहीं होता। ठीक है। तो अपोस्टेसी। नेक्स्ट वर्ड इज़ अपोस्टल। अपोस्टेसी और अपोस्टल दोनों मतलब मिलते मिलते शब्द है, लेकिन ये एक पॉजिटिव शब्द है। अपोस्टल को ऐसे याद किया, पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट होते हैं ये लोग। पोस्टल मतलब ऐसे करके याद कर लो। जैसे ये ज्योतिबा फुले थे अपोस्टल, ये था क्या नाम है स्वदेश में, मोहन भागवत, मोहन था ना, मोहन भार्गव, क्या जो भी नाम था इसका, मोहन भागवत तो आरएसएस के हैं। तो ये मोहन जो थे और ये ज्योतिबा फुले, ये एक तरीके से एक रिफॉर्म लाए थे कि गर्ल एजुकेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया था। ये नासा को छोड़ के इंडिया में आके इंडिया में बल्ब जो भी बिजली पैदा करने वाला काम इन्होंने किया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो इस तरीके से तो मूवी में दिखाया गया था, लेकिन इन्होंने तो सच्चाई में काम किया था। तो फिर एक पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, एक रिफॉर्म लाया था, उनको अपोस्टल बोलते हैं। ही वॉज अ ग्रेट अपोस्टल फॉर सोशल रिफॉर्म, टायरलेसली चैम्पियनिंग द राइट्स ऑफ पुअर। मतलब कि वो जो है वो एक बहुत ही महान अपोस्टल थे, यानी कि एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, सोशल रिफॉर्म लाए थे।
उन्होंने टायरलेसली मतलब कड़ी मेहनत से जो गरीब हैं उनके राइट्स को चैम्पियन किया था, मतलब उनके राइट्स को आगे रखा था, उनको बढ़ावा दिया था। ऑल राइट, तो अपोस्टल को हम पोस्टल से याद करेंगे, मतलब ये क्या करता है, रिफॉर्म लाता है। जैसे पोस्टल कैसे, पोस्टल असिस्टेंट कैसे मेल वेल लाते, ये मेल नहीं लाते लेकिन पोस्टल में डाक विभाग में मेल लाते हैं ना, एक दूसरे की जगह पहुंचाते हैं, वैसे ही ये लोग भी रिफॉर्म लेके आते हैं। इसलिए अपोस्टल को रिफॉर्म लाना, और एपोस्टेसी को हमें ऑपोजिट से याद करना है कि जो अपनी बिलीफ को छोड़ देता है, त्याग देता है। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ अपोथिकरी। अपोथियोकरी यानी कि हकीम लोग, जो कि ए पॉट ही कैरीज, अ पॉट ही कैरी, हकीम लोग कैरी करते हैं ना ये सब, तो वो ड्रगिस्ट होते हैं। जो ड्रगिस्ट यानी कि ड्रगिस्ट मतलब ड्रग करने वाले नहीं, ड्रगिस्ट करने का मतलब होता है जो मेडिसिन रखते हैं अपने पास, ज़रूरी ऑइंटमेंट रखते हैं अपने पास, है ना, उसको एपॉट ही कैरी बोलते हैं। तो इसको एपॉट ही कैरी करके मैंने याद कर रखा था। उस पॉट में हकीम साहब क्या लाते हैं, दवाइयाँ लाते हैं। Her knowledge of herbal remedies was so vast that she was considered the village apothecary despite no formal medical training, है ना, बिना मेडिकल ट्रेनिंग के उसके पास इतना नॉलेज था कि गांव में उसको एक अपोथिकरी यानी एक ड्रगिस्ट यानी कि एक मेडिकल स्टोर वाले, जो भी कह सकते हैं, डॉक्टर वॉक्टर जो भी, उसको माना जाता था। ऑल राइट, तो अपोथिकरी का एपॉट ही कैरीज ऐसे करके याद करने का इसको। नेक्स्ट वर्ड इज़ अपॉलिंग। अपॉलिंग मतलब बैड, है ना, शॉकिंग, बैड। ये देखो ये कंडीशन, गाज़ीपुर का लैंडफिल, बैड, इसको अपॉलिंग के तरीके से याद करते हैं। वी वर अपॉल्ड बाय द ज्यूरीज वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब ज्यूरी का जो वर्डिक्ट आया, जो भी जजेस ने जो भी डिसीजन लिया, वो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग था और बहुत ही ख़राब था। इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड मतलब जो बंदा जिसने क्राइम किया था उसी के फेवर में वर्डिक्ट आया, जो कि काफ़ी अपॉलिंग था, मतलब काफ़ी गंदा था, अस्टाउंडिंग था, ऑफुल था, डॉन्टिंग था, डिसहार्टनिंग था। ऑल राइट, सिंपल शब्द है अपॉलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ एपेरिशन। एपेरिशन का मतलब कि किसी की परछाई, है ना। पिक्चर देखिए आप लोगों ने वाली कंज्यूरिंग 3, और ये है नन, है ना। तो भूत की पिक्चर में क्या दिखाते हैं, भूतों की पिक्चर में अपैरिशन का यूज़ होता है, मतलब एक घोंसले फिगर, उसकी परछाई दिखा दी जाती है ना। फैंटम, स्पेक्टर, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, अपैरिशन। ऑल राइट, किसी भी इंसान का पार्टीशन, ये चीज़ें ऐसे करके इतनी सी चीज़ें से दिखा दी, है ना, ऐसा लगता है कि वहाँ कोई खड़ा है, अपैरिशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ अपीलिंग। अपीलिंग मतलब जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होती है ना। अपीलिंग देखो, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, डिलेक्टेबल हो, डिलाइटफुल हो। जो अपील करना मतलब कि क्या, आप किसी से अपील करते हो, किसी से डिमांड करते हो, है ना, और वो डिमांडिंग, तो ये शब्द हैं, काफ़ी पॉजिटिव शब्द हैं। अपीलिंग का मतलब प्लीजेंटली अट्रैक्टिव को बोलते हैं। ही फाउंड हर इनोसेंट एक्सप्रेशन वेरी अपीलिंग एंड टोन्ड डाउन एट वंस, यानी कि उसने उसके जो इनोसेंट एक्सप्रेशन है उसको वो बहुत पसंद आए, बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो अपीलिंग का मतलब प्लेजेंटली अट्रैक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज़ एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब किसी को ऐसे पकड़ लेना। ठीक है, पुलिस ने क्रिमिनल को एप्रीहेंड कर लिया। कैप्चर या फिर अरेस्ट करना। द थीफ वॉज एप्रीहेंडेड इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग ए कार। कैप्चर कर लेना, नैब कर लेना, सीज कर लेना, टेक ए प्रिजनर मतलब उसको बंदी बना लेना, इसका मतलब होता है एप्रीहेंड। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने आज काफ़ी वर्ड्स कर लिए हैं। एक क्लास एक ही और आएगी और वो फाइनल होगा। 100 वर्ड्स हम लोग एक ही कंप्लीट कर चुके हैं, 4 वीडियो पहले से आ चुकी है एक ही, और ये 5th वीडियो जो आएगी उसके बाद ए हमारा कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। और इतना अगर आपने कर लिया तो ये मान के चलिए कि ए से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब वो चाहे एसएससी सीजीएल में वो क्वेश्चन आए, चाहे स्टेनो में आए, चाहे जीडी में आए, चाहे एमटीएस सीएचएसएल किसी में भी आए, इवन बैंकिंग के पेपर्स में भी ये सवाल आए, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कैट से उठा रखे गए हैं, कैट एग्जामिनेशन से, या इवन वो भी आपका कवर्ड हो जाएगा एक तरीके से। तो मेरे साथ बने रहें, हम लोग A to Z ये वोकेबलरी सीरीज़ कर रहे हैं। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको
कोई और निमोनिक्स आते हैं किसी वर्ड के बारे में, किसी वर्ड को किसी और अच्छे तरीके से अगर आपको याद हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।